गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ब्रीथिंग से एसोसिएटेड कुछ टर्म थे जैसे यूपनिया और एपनिया, ऑर्थोपनिया, इन सबको डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से होता है, जिसमें जो गैसियस एक्सचेंज है वो दो जगह पे हुआ था। पहले तो एल्वुलाई और ब्लड के बीच में हुआ था और फिर सेकंड ब्लड और टिश्यू के बीच में हुआ था। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू से एल्वुलाई तक होता है। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप है उसमें एज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में तो कार्बन डाइऑक्साइड 7% डिजॉल्व होती है। फिर सेकंड पॉइंट है एज बाइकार्बोनेट थ्रू आरबीसीज। आरबीसीज में 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। थर्ड है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसमें 23% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अब इन्हीं तीनों स्टेप्स को हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। ये आरबीसीज और ये ब्लड कैपिलरी। और ये टिश्यू। और टिश्यूज के बाहर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये टिश्यू और ये प्लाज्मा। और ये आरबीसी और ये ब्लड कैपिलरी। अब टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल कर आएगी। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में एंटर करेगी। जब ये प्लाज्मा में एंटर करेगी तो इसका जो 7% भाग है तो ये 2 फ्रैक्शन में होगी। 7% तो ये प्लाज्मा में होगी और 70% आरबीसी में होगी। तो इससे हुआ क्या कि इसमें प्लाज्मा में CO2 से H2O बाइंड करेगा और H2O के बाइंड करने से इसमें कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3। और इसके बनने के बाद फिर ये डिसोसिएट होगा तो H+ और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा। और जब ये बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में रहेंगे
तो प्लाज्मा में कुछ प्रिंसिपल कैटायन प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयंस। अब ये बाइकार्बोनेट सोडियम आयन से बाइंड करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। तो जो प्लाज्मा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होगी। अब हम देखते हैं आरबीसीज में। आरबीसीज में भी जो CO2 है उससे H2O बाइंड करेगा और H2O के बाइंड करने से इसमें भी कार्बोनिक एसिड बनेगा H2CO3, और फिर ये जब डिसोसिएट होगा तो ये H+ और HCO3 माइनस में डिसोसिएट होगा। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 7% प्लाज्मा में गई और 70% आरबीसीज में गई। तो अगर देखते हैं तो प्लाज्मा में भी सेम रिएक्शन हो रही है और आरबीसीज में सेम रिएक्शन हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ कि दोनों ही रिएक्शन एक जगह पे क्यों नहीं हो सकती थी? तो इसके लिए एक रीज़न है कि आरबीसीज में एक बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एंजाइम प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता है, केवल आरबीसी में होता है। अब टिश्यू से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी तो अब जो आरबीसी है वो टिश्यू के लिए ऑक्सीजन लेकर आएगी और ऑक्सीजन को ये KHbO2 की फॉर्म में लेकर आएगी। तो इसमें से जो O2 है वो बाहर निकलकर टिश्यू में एंटर करेगी। तो अब इसमें से जो पीछे रह जाएगा तो इसमें से अब पीछे क्या बचा? KHb। अब ये KHb जब डिसोसिएट होगा तो इस Hb और K में डिसोसिएट होगा। तो अब इससे जो Hb है इससे जो हाइड्रोजन है वो बाइंड कर जाएगा और इस बाइंड करके ये HHb बनाएगा। और जो पोटेशियम है वो बाइकार्बोनेट से बाइंड कर पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। तो जो आरबीसी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगी। हम देखते हैं कि जब CO2 सेल के अंदर आते जाएंगे तो कुछ टाइम के लिए सेल की जो परमिसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि जब CO2 सेल के अंदर ही आते जाएंगे तो फिर इसकी जो परमिसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है वो डिसोसिएट होंगे K+ में और बाइकार्बोनेट में। जब ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में डिसोसिएट होंगे तो जो बाइकार्बोनेट है वो प्लाज्मा में एंटर कर जाएगा। क्यों? अब होगा क्या कि एक CO2 अंदर आएगा और एक बाइकार्बोनेट बाहर निकलेगा, फिर एक CO2 अंदर आएगा फिर एक बाइकार्बोनेट बाहर निकलेगा। तो जब ऐसे नेगेटिवली चार्ज आयंस निकलते जाएंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आएंगे
और जब क्लोराइड आयन इसमें आरबीसी में एंटर करेंगे तो ये के से बाइंड करके, पोटेशियम से बाइंड करके ये KCl बनाएंगे। जब ये KCl से बाइंड करेंगे तो इस इवेंट को क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं। अब इसके तीसरे स्टेप पे चलते हैं। जब प्लाज्मा में CO2 एंटर की तो ये हाइड्रोजन से बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो ये H+ और बाइकार्बोनेट में डिसोसिएट होगा और प्लाज्मा में सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब ये सोडियम आयन से बाइंड करेगा तो इससे सोडियम बाइकार्बोनेट बनेंगे और जब कार्बन डाइऑक्साइड 70% आरबीसी में एंटर करेगी तो इससे फिर H2 बाइंड करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा और फिर ये कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो ये H+ और बाइकार्बोनेट में डिसोसिएट होगा और जब आरबीसी में ऑक्सीजन लेकर आ रही थी तो ये KHbO2 के फॉर्म में लेकर आई थी। तो इसमें से जो O2 है वो टिश्यू में एंटर कर जाएगी और टिश्यू में एंटर करने के बाद अब इसमें KHb रह जाएगा और फिर जो हीमोग्लोबिन है वो H से बाइंड करके HHb बनाएगा और फिर जो पोटेशियम है वो बाइकार्बोनेट से बाइंड करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। फिर जब ये डिसोसिएट होगा तो ये H+ और जब ये डिसोसिएट होगा तो K+ और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में डिसोसिएट होगा जिसमें से बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में एंटर कर जाएंगी और प्लाज्मा में फिर सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं जिससे ये बाइंड करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं और फिर इसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस आते हैं जो आरबीसी में एंटर करते हैं और KCl बनाते हैं। इसी फिनोमेना को क्लोराइड शिफ्टिंग या हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं। इसका जो तीसरा स्टेप था वो था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब इसमें क्या होगा कि एक कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है प्रोटीन की जिसके एक टर्मिनल पर N टर्मिनल पर NH2 ग्रुप और C टर्मिनल पर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड NH2 यानी कि अमीनो ग्रुप से बाइंड कर जाएगी तो इसे हम कहेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। हम जानते हैं कि ब्लड में जब मैक्सिमम जो प्रोटीन होती है वो हीमोग्लोबिन होती है लेकिन प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है वो एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन होती हैं लेकिन ब्लड में जो मैक्सिमम प्रोटीन होती है वो हीमोग्लोबिन होती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा इन आरबीसीज में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी और इससे कार्ब अमीनो
और इसे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब सेकंड स्टेप क्या है, इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में इन सम एक्सटेंट तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कैसे बनते हैं, जब हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाएंगे तो इससे कार्ब अमीनो कंपाउंड्स बनते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं हार्लेंस इफेक्ट। हार्लेंस इफेक्ट हार्लेंस इफेक्ट समझते हैं। और ये टिश्यू, ये एल्विलाई और ये टिश्यू। तो इसमें जो ब्लड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जब हम अगर टिश्यू लेवल पर देखते हैं जैसे पिछले डायग्राम में, तो जो उसमें आरबीसीज में ऑक्सीजन आ रही थी वो KHbO2 की फॉर्म में आ रही थी। अब ये KHbO2 से ऑक्सीजन निकलकर टिश्यू में एंटर कर जाएगी। अब इसमें तब इसके बाद इसमें क्या रह जाएगा, KHb। जब इसमें KHb रह जाएगा, अब इससे होगा क्या कि टिश्यू से CO2 ब्लड में एंटर कर जाएगी। और जब CO2 एंटर करेगी तो CO2 H2O से रिएक्शन करेगा और H2O से रिएक्शन करने के बाद ये फिर से H2CO3 बनाएगा। और जब H2CO3 बनेगा तो ये ब्रेक होगा H+ में और HCO3- में, यानी कि बाइकार्बोनेट में। और जो KHb है वो डिसोसिएट होगा Hb और K में। तो इसमें से जो हाइड्रोजन है ये Hb के साथ बाइंड करेगा और जो बाइकार्बोनेट है वो पोटेशियम के साथ बाइंड करेगा। तो इससे बनेगा क्या, HHb और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब ये एल्विलाइन की तरफ एंटर करेंगे
अब होगा क्या कि जब एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करेगी और HHB ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद ये HHbO2 बनाएगा। और जब ये डिसोसिएट होगा तो ये H प्लस और HbO2 में होगा डिसोसिएट। और इसके बाद जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट आ रहे थे, इसमें क्या होगा कि ये HCO3 माइनस में डिसोसिएट होगा और K प्लस में। तो अब जो पोटेशियम है वो HbO2 से बाइंड करेगा। जब ये पोटेशियम HbO2 से बाइंड करेगा तो ये फिर से बना लेगा KHbO2। और जो बाइकार्बोनेट है वो हाइड्रोजन से बाइंड करेगा। और जब ये हाइड्रोजन से बाइंड करेगा तो ये बनाएगा H2 H2CO3। और जब ये H2CO3 बाइंड डिसोसिएट होगा तो ये H2 प्लस CO2 भी डिसोसिएट होगा। तो इसमें से जो CO2 है वो एल्वेलाई में एंटर कर जाएगी। तो अब इसमें पहले हम जब बोहर इफेक्ट देख कर आए थे तो उसमें क्या होता कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की जब मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही थी तो उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन है वो भी इंक्रीज हो रहा था। जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा था तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व है वो शिफ्ट हो रहा था, राइट साइड शिफ्ट हो रहा था। अब अगर हम इसमें देखें, इसमें उसका उल्टा है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन है वो मीडियम में इंक्रीज होगी। और जब ऑक्सीजन मीडियम में इंक्रीज होगी तो उसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इंक्रीज होगी। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलेगी। तो ऑक्सीजन के लिए ऐसा क्यों है? जब ऑक्सीजन आएगी तभी ऑक्सीजन इससे HHB से बाइंड करेगा तो ये HHbO2 बनाएगा। जब HHbO2 टूटेगा तो ये H प्लस और HbO2 में डिसोसिएट होगा। जब डिसोसिएट होगा ये तो फिर HHB आएगा कहाँ से? जब टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो इससे रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो H प्लस और बाइकार्बोनेट में होगा। और फिर जब ये HB से बाइंड करके HHB बनाएगा और HHB के बनने से जब ऑक्सीजन एल्वेलाई से आएगी तो ये बाइंड करके HHbO2 बनाएगा। और HHbO2 जब डिसोसिएट होगा तो ये H प्लस और HbO2 में होगा। और इसमें क्या हो रहा था कि जब बाइकार्बोनेट वो पोटेशियम से बाइंड करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना रहा था। जब ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट होंगे तो ये बाइकार्बोनेट और पोटेशियम में डिसोसिएट होंगे। तो इससे जो पोटेशियम है वो HbO2 से बाइंड करके KHbO2 बनाएगा और जो बाइकार्बोनेट है वो H से बाइंड करके H2CO3 बनाएगा। और जब इस H2CO3 डिसोसिएट होगा तो ये H2O और CO2 में डिसोसिएट होगा। तो इसमें हम देखते हैं अगर जब ऑक्सीजन आएगी तभी तो HHbO2 बनेगा। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो O2 पर डिपेंड करती है। अब हार्लेन इफेक्ट के बाद है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें से फर्स्ट है फेरेंजाइटिस। जाइटिस वर्ड का मीन होता है इन्फर्मेशन, जिसमें पेन, स्वेलिंग, हीट, रेडनेस कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। इन्फ्लेमेशन
जो मास्ट सेल होती हैं हिस्टामिन का सीक्रेशन करती हैं, वो प्रमोट करती हैं इन्फ्लेमेशन को। अब है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें से फर्स्ट है फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस में जब फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब उस कंडीशन को कहते हैं फेरेंजाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स। फिर सेकंड है लैरिंजाइटिस। लैरिंजाइटिस में जब लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं लैरिंजाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स। फिर इसके बाद है ब्रोंकाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी। जब ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस कंडीशन कहते हैं ब्रोंकाइटिस। फिर इसके बाद है अस्थमा। अस्थमा एलर्जिक रिएक्शन से होती है। It is caused by allergic reaction. और जो एलर्जेंस होते हैं उनको जो मास्ट सेल होती है जो हिस्टामिन के सीक्रेशन रिलीज करती हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे जो हिस्टामिन है वो ब्रोंकियल स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराती है, जिससे जो एक्सलेशन है वो उसमें डिफ़िकल्टी होती है। इसमें इसको अस्थमा कहते हैं। इसके बाद है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो एलुलाई होती हैं उनकी जो सेप्टा है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इससे एम्फाइसीमा होता है। एम्फाइसीमा के जो मेजर कॉजेज होते हैं जैसे सिगरेट स्मोकिंग, इसके द्वारा जो एम्फाइसीमा डिसऑर्डर होता है। इसके बाद है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज।
इसमें फर्स्ट है मीजोथेलियोमा। मीजोथेलियोमा मैलिग्नेंट मीजोथेलियोमा एक फैटल टाइप का कैंसर है जो एस्बेस्टॉस के संपर्क में आने से होता है। फिर इसके बाद है सिलिकोसिस। जब सिलिका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पेनिट्रेट करके एयर सैक्स या एलुलाई में पहुंच जाती तो इससे सिलिकोसिस डिसऑर्डर होता है। इसके बाद है बाइसिनोसिस। ये हेम्प, फैक्स, कॉटन इनके फाइबर्स के द्वारा होता है। इसे ब्राउन लंग डिसीज भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, फिर फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स और लंग्स, फिर इसके बाद जो रेस्पिरेटरी ट्री है उसको डिस्कस किया। उसके बाद रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और जो ब्रीथिंग की मैकेनिज्म है उसको डिस्कस किया है। और उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग और फिर ब्रीदिंग से एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया है। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है उसको और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है इसको डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को लास्ट में डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड आपका कोई फीडबैक है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।